आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा उसका जो है लेखक परिचय और कहानी उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। श्रम विभाजन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के भी वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी तक आप नहीं दिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, लिंक वहाँ पिन किया हुआ है। अगला पार्ट है ना चैप्टर 2 विष के दांत। विष के दांत है ना, जिनका लेखक कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी इनके लेखक है। तो हम लोग पहले लेखक परिचय जान लेते हैं लेखक के बारे में, उसके बाद हम लोग पाठ की चर्चा करेंगे। तो लेखक परिचय क्या दिया हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बद्दर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था तो पटना के बद्दर घाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। वो जन्मना भोजपुरी भाषी थे ना, मतलब वो जन्म से ही क्या थे, भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे ना। नलिन बिलोचन शर्मा जो थे वो पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ मतलब कि बड़े पुत्र थे। अच्छा, माता का नाम रत्नावती शर्मा था ना, और नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो माता थी उनका नाम क्या था तो रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई ना। उनकी स्कूल की जो पढ़ाई हुई वो कहाँ से हुई तो पटना कॉलेजिएट से स्कूल की पढ़ाई हुई। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। फिर पटना विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा जी ना कौन कौन विषय में तो संस्कृत और हिंदी में एमए किए। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे ना। अंत में वो कौन विश्वविद्यालय में तो पटना विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए ना। सन 1959 ईस्वी में वो जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या हुए अध्यक्ष हुए। और मृत्यु प्रयत्न 12 सितंबर 1961 ईस्वी न इस पद पर बने रहे। उसके बाद 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर वे बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं ना, उनके द्वारा जो कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार है ना। उनके द्वारा रचना कौन सा है तो दृष्टिकोण है, साहित्य का इतिहास दर्शन है, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना न आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंगृहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेंदु, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित सब क्या है ग्रंथ है उनके द्वारा संपादित। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे ना। आलोचना में वो क्या थे, आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्राही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है ना। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है ना। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को क्या दिया, नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए और जो आधुनिक साहित्य में फिर से पुनः प्रतिष्ठित भी हुए हैं। यह कहानी जो है 20 के दांत, यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। इस बार ये प्रश्न पूछा भी गया था 2024 के बोर्ड एग्जाम में।
ना कि 20 के दांत कहाँ से लिया गया है, तो कहानी ये जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी से संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है ना, मध्यम वर्ग के। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर हो एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुछ संस्कार छिपाए हुए हैं ना। यह कहानी जो आगे पढ़ेंगे तो बहुत ही मजेदार कहानी है इसमें। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। वानगी क्या पेश करती है। अच्छा, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है क्या, 20 के दांत। देखिए यहाँ से जो लेखक परिचय समाप्त हुआ, अब इस कहानी में हम लोग आते हैं 20 की दांत। देखिए सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है ना। सेन साहब का जो नई मोटर कार है वो बरसाती में बंगले के सामने खड़ा है, खड़ी है। काली चमकती वही अस्ट्रीमीटल इंड जैसे कोपल घोंसले में कि कब उड़ जाए ना। वो गाड़ी का जो रंग है वो कैसा है, तो काली है। सेन साहब को इस कार पर नाज है ना। सेन साहब को इस कार पर नाज होता है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में आई है ना। वो कार का दाम कितना है, तो 7,500 है। सेन साहब को इस अच्छा चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, और काला रंग चमक ऐसी कि उसमें इतना चमक है कि अपना मुंह भी दिखा जा सकता है। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो ना। क्लीनर और सोफर यानी कि ड्राइवर ना, उसकी सामत ही समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए ना। खोखा खोखी अर्थात बच्चा और बच्ची, उस कोई भी बच्चा बच्ची उस गाड़ी के पास, ताकीद मतलब कि हिदायत है कि खोखा और खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। सेन साहब के 5 लड़की होती है ना। 5 ठहरो और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि यस कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं ना। जो लड़की है 5 वो कभी उस चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, नहीं। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, इसीलिए वो 5 लड़की खेलती भी है। आइए आगे देखते हैं। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है, मतलब जो 5 लड़कियां हैं वो ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकाली मारते हुए किसी ने सुना ही नहीं, मगर वो कभी मुस्कुराकर उतने जोर से हंसती ही नहीं है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता ना। सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक की कोई खास खतरा नहीं थी ना। तो सेन साहब की जो लड़कियां है उनसे उस मोटर का कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन खोखा भी तो है, मतलब उसका एक लड़का था ना जिसका नाम कासू है, आगे पढ़ेंगे तो उसको प्यार से यहाँ पर क्या, खोखा का मतलब बच्चा, खोखी का मतलब बच्ची, तो खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है खोखा, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते ना। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए,
हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी ना। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था ना, खोखा के जीवन का क्या था, अपमान था, अपमान था। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो ना, उसके लिए कोई भी नियम कानून नहीं था, इसलिए उसके ऊपर सब नियम एक तरह से अपवाद था। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो सिर्फ खोखा से ही ना, मोटर को किससे खतरा हो सकता था, खोखा से। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ना, पांचों बहन का नाम क्या है, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। घर में अलग नियम थे इनके लिए, पांचों बहन के लिए, मतलब सेन साहब की पांचों लड़की के लिए घर का नियम अलग था, और खोखा जो था जिसका नाम कासू था उसके लिए नियम अलग है। दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के पांचों हुई तो उनके लिए अलग दूसरी न। अच्छा, कहने के लिए आइए, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा ना, उसे तो इंजीनियर होना है ना, खोखा को क्या होना है, इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार न सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, मतलब उसके जो लाड़ प्यार दुलार वाला जो दुर्दलित न, लाड़ प्यार दुलार वाला जो था उससे बहुत व्यवहार किया जाता था, किससे, खोखा से। इसके कारण सेनों ने अपना सिद्धांत को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसा होता कि सेन परिवार के दोस्त आते, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा ना। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे ना, करेंगे क्या कर रहे हैं ना, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं ना। खोखा के पापा जो है सेन साहब खोखा को बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है ना, खोखा जो है कितने साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगे। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। ठीक है, इसके बाद आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके बाद का कहानी का हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलिए।